ओके एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर आपके हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे। पहले तो टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे। इसके अलावा हम चैप्टर्स को ना एक सीरीज में पढ़ेंगे। सीरीज में से मेरा मतलब है, पहले हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, फिर हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम इस सीरीज में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब हम इस सीरीज में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीजें हमें समझ में आएंगी। सबसे पहले हम जानेंगे मैटर होता क्या है इस पूरे चैप्टर में। फिर अगले चैप्टर में हम जानेंगे मैटर, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर, ये सब चीजें क्या होती है। जब मैटर के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी तो हम उसके अंदर जाएंगे। मैटर के अंदर फिर जाएंगे हम एटम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में। और फिर जब उसके बारे में भी सारी जानकारी पा जाएंगे हम, तो फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम के अंदर भी जाएंगे हम और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे ताकि हम शुरुआत एक बड़े से मैटर से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 उसके अंदर चलते जाएंगे और मैटर के अंदर एटम के स्ट्रक्चर तक की बात करेंगे हम। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग मैटर से। तो आपका जो सब्जेक्ट चैप्टर है उसका नाम ही है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहली चीज जो आती है इसमें ये आती है कि व्हाट इज मैटर, आखिर मैटर होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मैटर की, यहाँ पे देखिए एक चीज मेंशन की गई है, कुछ यहाँ पे सेंटेंस मेंशन किया गया। इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं, ठीक है, वो किसी न किसी चीज से बनी हुई है। और इसके अलावा वो सभी चीजें एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होती हैं ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे कुछ चीजें कलर में डिफरेंशिएट हो सकती हैं, कुछ चीजें जो वो टेक्सचर में अलग अलग हो सकते हैं, है ना, कुछ चीजें स्टेट में अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वो चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंशिएट होती हैं। ठीक है, बात करेंगे जब हम मैटर की तो क्या कह रहा है यहाँ पे। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए डेफिनेशन ऑफ मैटर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। क्या कह रहा है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या कह रहा है कि भाई हमारे मैटर को आप दो चीजों से डिफाइन कर सकते हैं। पहली चीज क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास क्या हो, मास। ठीक, स्पेस ऑक्यूपाई करे यानी कुछ जगह घेरे, ठीक है, और उसका खुद का कुछ मास है। एक क्वेश्चन यहां से आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, है ना। यहां से एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि मास जनरली जब कोई बोलता है ना तो हमारे दिमाग में आता है वेट, वजन को हम लोग मास कंसिडर कर लेते हैं। बट मास इज डिफरेंट एंड वेट इज डिफरेंट। तो इनकी भी बात करते हैं हम लोग। अगर हम मास की बात करते हैं, सो मास रिफर्स एज कोई भी मैटर के अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, उसके जो कंटेंट है, दैट इज मास। जैसे हम इस पेन की बात करते हैं, चलिए मान लेते हैं कि ये पेन 5000 पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। सो दो 5000 पार्टिकल्स मेक द मास। ठीक है, वो 5000 पार्टिकल्स क्या है, इसका मास है। यानी मैटर के अंदर जो कंटेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और आपने पढ़ा होगा वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg, होता है ना भाई, वेयर m इज मास, वही मास जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी एक तरीके से मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। और मास इंटू एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं भाई, फोर्स कहते हैं। तो वेट क्या है, वेट एक तरीके का फोर्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जितना फोर्स लगाएगा कहीं पे, उसे हम क्या कहेंगे, वेट कहेंगे। वेट चेंज हो सकता है, फिजिक्स में आपको बताया जाता है कि जैसे, अच्छा जैसे हमारे अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो वेट ज्यादा होगा, ग्रेविटी कम होगी तो वेट कम हो जाएगा। भाई जी की वैल्यू बढ़ेगी तो वेट बढ़ जाएगा, जी की वैल्यू कम होगी तो वेट क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज के डेफिनेशन की बात करते हैं, जब भी किसी चीज का हम डेफिनेशन लिखते हैं, तो हम इस चीज का हमेशा ध्यान देते हैं कि हम ऐसे टर्म का यूज करें जो कभी बदले ही नहीं। अगर टर्म नहीं बदलेगा तो हमारा डेफिनेशन नहीं बदलेगा। अगर ये टर्म ही बदल गया, मास, यही अगर सिचुएशन के हिसाब से बदलने लगे, तब तो हमारा पूरा डेफिनेशन ही बदल जाएगा ना भाई। हर बार हम अलग अलग डेफिनेशन थोड़ी यूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो क्या आपने यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका खुद का कुछ क्या हो, मास हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है। कुछ और यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए गए, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे मैटर के बारे में देखिए क्या कर रहा है, फूड, टेबल, चेयर, एयर, क्लॉथ्स, एनिमल, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे मैटर। इवन एयर इज ऑल्सो अ मैटर। अगर आप बलून में एयर को फिल करोगे तो वो कुछ स्पेस कवर करेगा, उसका कुछ वजन भी होता जाएगा जैसे जैसे आप उस पे जो है एयर फिल करते जाएंगे। ठीक है। तो एयर इज ऑल्सो अ मैटर। फिर कह रहे हैं ऐसा ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर नहीं हो सकती है? तो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो मैटर नहीं होती भाई। आपको गुस्सा आया, कितना गुस्सा आया, आप उसे क्वांटिफाई कर सकते हो क्या? क्वांटिटी बता सकते हैं क्या कि 1 kg, 2 kg? क्वांटिटी नहीं बता सकते ना, यानी हम उसका मास नहीं बता सकते, है ना? आपको जो गुस्सा है उसने कितना एरिया कवर किया, कितना जगह घेरा, नहीं बता सकता, हम इसे नहीं डिफाइन कर सकते, है ना? तो मतलब क्या कह रहा है कि जैसे जो आपके फीलिंग थे ना, फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेटेड, गुड मैनर्स, टेस्ट, आइडियाज, थॉट्स, ये सारे मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ना ही ये कोई जगह घेरेंगे और ना ही इनके अंदर मास का प्रेजेंस। बात समझ में आ गई? तो मैटर क्या होता है? आई थिंक ये बात सबको क्लियर होगी। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मास, हमारे मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स का कंटेंट होता है उसे हम बोलते हैं। और वेट एक तरीके का फोर्स होता है। वेट चेंजेस विथ चेंज ऑफ प्लेस और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या प्लेस बदलेगा तो वेट बदल जाएगा, लेकिन मास नहीं बदलेगा। भाई इस पेन को तुम मून पे लेके जाओगे तब भी इसके अंदर 5000 पार्टिकल्स ही रहेंगे, अर्थ पे रखोगे तब भी 5000 पार्टिकल्स ही रहेंगे, मास तो वही है। लेकिन यहाँ पे वेट ज्यादा मिलेगा, मून पे वेट कम मिलेगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल पुल उसका कम। बात समझ में आ गई? मास और वेट में डिफरेंस, कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि मैटर क्या होता है। यहाँ पे डेफिनेशन की बात की गई है और क्या कहा गया कि इन्हें जो है ना अरेंज करना है हमें, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही कह रहा है ना, कह रहा है क्या कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। चलिए इसकी बात करेंगे अभी हम लोग। पहले हम यहाँ डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डेफिनेशन की बात की थी। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। अब इनकी बात करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। बड़ा आसान है इसके लिए। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हमारे पार्टिकल्स क्लोजर आते हैं और उसका स्टेट सॉलिड की तरफ चलता जाता है। सॉलिड से लिक्विड की तरफ आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। लिक्विड से गैस की तरफ आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा और कम हो जाएगा। और इसको ना हम लोग एग्जाम्पल की मदद से आगे जब स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर हमें इसमें अरेंजमेंट की बात करनी हो तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा किसके पास होगा भाई? शुगर के पास, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास होगा भाई? वाटर के पास, क्योंकि ये किस स्टेट में? हमारा लिक्विड स्टेट में है। ठीक है। और फिर हमारा कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि ये किस में? हमारा गैस स्टेट। ठीक है। कोई कंफ्यूजन? ठीक। तो मैटर क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पे एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर? एनीवन, ये 4 ऑप्शंस दिए आपको, इनमें से कौन सा मैटर नहीं? बी, फीलिंग ऑफ कोल्ड। भाई ये हमारा क्या? ये फीलिंग है हमारी, है ना? इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, क्वांटिटी के फॉर्म में हम इसे नहीं बता सकते। ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इट्स। क्या कहते हैं इसको? फिर किसी ऑब्जेक्ट में कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है क्या कहा जाएगा? मास कहा जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी के बारे में बात किया था। ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उसे ही हम क्या कह देंगे? मास कह देंगे। कह रहा है कि मैटर जो है ना, इसको हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 पार्ट्स में हमने क्या कर दिया? जो हमारा मैटर है इसे क्लासिफाई कर दिया। और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। इससे पहले एक और चीज देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहीं पे कह रहे हैं मैटर बना होता है किससे? पार्टिकल्स से मिलकर। ठीक है,
कोई भी अगर हम मैटर की बात करते हैं तो वो मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से मिलकर बना होता है। आप जिस बेंच पे बैठे हो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसे काटना स्टार्ट करें तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स की तरह गिरेगा, है ना? तो मैटर हमारा किससे बना हुआ है? पार्टिकल्स से बना हुआ है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारी इन पार्टिकल्स की जिन्हें जानना हमें जरूरी है या हमें जिन्हें जानना चाहिए, ठीक है? तो पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज की यहाँ पे बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो क्या होते हैं? बहुत 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 ही क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं? दूसरी प्रॉपर्टी कह रहा है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, इनके बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है? क्या कह रहा है कि हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। भाई ये पेन 5000 पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो वो पार्टिकल्स अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तभी तो ये इतना बड़ा मास बन रहा है। अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े ही नहीं तो इतना बड़ा मास बनेगा कैसे, ठीक है? तो क्या कह रहा है कि हमारे जो पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसे हम एक और नाम से जानते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? इंटर मतलब अंदर, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट कह रहा है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मैटर के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, कह रहा है वो हमेशा मोशन में होते हैं। क्या कह रहा है कि वो हमेशा मोशन में होते हैं, वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। वो अलग बात है कि हमें बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं जिनमें हमें मूवमेंट दिखाई नहीं देता, ठीक है? जनरली इन केस ऑफ सॉलिड ना के बराबर मूवमेंट होता है, बहुत धीरे मूवमेंट होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो हम देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। बट पार्टिकल्स हमारे जो मैटर के होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं कंटिन्यूस, ठीक है? बात समझ में आ रही है क्या? तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में आगे चल के हमें कुछ कंटेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई? इसके बाद एक और चीज, अभी जो हमने सॉलिड लिक्विड गैस की बात की थी ना, इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे हम लोग और बिल्कुल यही इसी पेज पे पढ़ेंगे, ठीक है? तीनों की प्रॉपर्टीज को एक साथ पढ़ेंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम इसे कंपेयर भी करते जाएंगे और आसानी से आपको ये याद भी हो जाएगा, ठीक है? एक बार पढ़ोगे, खाली ध्यान से पढ़ लोगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। इस क्लास के बाद जीवन में कभी नहीं पढ़ोगे, ठीक है? प्रॉपर्टीज जो है हमारे सॉलिड लिक्विड और गैस की, इन्हें हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? फिर ना एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा सॉलिड लिक्विड और गैस इन तीनों को लेके और डायग्राम से रिलेट करके पढ़ेंगे तो और आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक? पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रहा है कि ये जो हमारे सॉलिड है ना, इनके पार्टिकल्स ना बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है भाई? ये सारे हमारे जो पार्टिकल्स हैं इस सॉलिड के अंदर, जो हमारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये क्या है? बहुत ही क्लोज हैं, यानी ये टाइटली पैक्ड होता है। हमारे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है? और हमारे जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं ये तो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। और सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की बेसिस पे हम इनकी सारी प्रॉपर्टीज को जान लेंगे। ये तो नहीं भूलेंगे, ये तो याद रखेंगे, ठीक है? कि सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम पास पास होते हैं, चिपके होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड। लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं और गैसेस में बहुत दूर होते हैं। ये प्रॉपर्टी बस आपको याद रखनी है और इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सभी की बात करते हैं। पहला पहला क्या कह रहे हैं? पहला कह रहा है कि हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये जो सॉलिड है ना, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है, तभी तो ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपक गए हैं। अगर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो ये दूर दूर होते, है ना? इधर सारे एकदम चिपके हुए एक दूसरे से, मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा।
ठीक है, यहां पे क्या होगा, लेस एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड्स में वो क्या होता है, कम। ठीक है भाई, इसीलिए पार्टिकल्स हमारे थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैसेस के केस में क्या होता है, बहुत कम होता है ना। गैसीय के केस में हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, एकदम ना के बराबर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी वजह से हमारे जो पार्टिकल्स है वो क्या बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं। बात समझ में आ गई, पहला पॉइंट, कोई कंफ्यूजन। ठीक, दूसरे पे आते, अच्छा एक टर्म होता है डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी, एक बार फिर से, लाउडर लाउडर, व्हाट इज डेंसिटी, अरे बोलो भाई। डेंसिटी में बी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, ये तो फॉर्मूले की बात होगी, जनरल टर्म्स में बात करते हैं। हम कहते हैं इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। ये हम कैसे बताते हैं, किसी चीज को अगर हमने देख के कहा कि ये बहुत ज्यादा डेंसिटी, ये बहुत डेंस है, इसकी डेंसिटी कम है, ये कम डेंस है, ये कैसे बताते हैं, डेली लाइफ से जोड़ के देखो। अगर मैंने तुम्हें स्टेट से, अच्छा, अगर मैंने तुम्हें घूमने के लिए भेज दिया और तुम चले गए जंगल में जहां पेड़ बहुत पास पास है, और एक बगीचा है जहां पेड़ दूर दूर है, तो हम क्या कहेंगे, जंगल वाले कहेंगे ना ये बहुत डेंस है, बहुत घना है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। बगीचा जहां पे पेड़ हमारे दूर दूर है, कहेंगे ना कि ये कम डेंस है। तो डेंसिटी ज्यादा, जब पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे तो हम क्या कहेंगे, डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो डेंसिटी क्या होगी हमारी, कम होगी। ये समझ में आ रही क्या, पहले कहा हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स क्या बहुत पास पास है। ठीक है, तो सॉलिड की जो हमारी डेंसिटी होती है वो क्या होगी, बहुत ही हाई डेंसिटी होगी। ठीक है भाई, डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप फॉर्मूला करके निकालोगे तब भी इसकी डेंसिटी ज्यादा मिलेगी भाई, पार्टिकल्स पास पास है तो उसका मास भी तो ज्यादा होगा। ज्यादा मास ज्यादा डेंसिटी, कम मास कम डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम तो हमने तीनों के लिए फिक्स मान लेते हैं, इतना ही बड़ा डब्बा लेंगे, उससे ज्यादा बड़ा डब्बा नहीं लेंगे। भाई हमने क्या किया, ये एक बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स में हमने सॉलिड भर दिया, इतने ही बड़े बॉक्स में लिक्विड भी भर दिया, और इतने ही बड़े बॉक्स में गैस भी भर लिया, तीनों का मास निकाल लो, सॉलिड वाले का ज्यादा होगा, है ना। वॉल्यूम हमने फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो हमारे जो सॉलिड होती है इसकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी होती है। हमारे लिक्विड के केस में क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी हो जाएगा। और गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, सबसे कम होती है, लोवेस्ट डेंसिटी। ठीक है, तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, डू नॉट fill its container completely। कह रहा है सॉलिड ना कभी भी किसी भी बर्तन को पूरी तरह से नहीं भर सकता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। सॉलिड डू नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली। और इसको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। हमने आपको एक ग्लास दे दिया और आपसे कहा कि इस ग्लास में ना तुम्हें सैंड भरना है या चौक भरना, कोई भी एक सॉलिड चीज उठाओ और उसे भर के दिखाओ, इतना भर दो। कंप्लीटली फिल होने का मतलब उसमें कुछ भी जाना नहीं चाहिए, तभी तो हम कहेंगे ना पूरी तरह से भरा है। अगर कुछ भी अंदर गया मतलब जगह खाली थी। तो हमने आपको एक ग्लास दिया था, इसमें सैंड चौक कुछ भी पूरी तरह से जितना भर सकते हो भर दो, इतना भर दो कि इसमें कुछ जाए ही नहीं। आपने कोशिश की, भर दिया, फिर हमने पानी लिया, उसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप डालते गए, पानी जाएगा उसके अंदर। आपने कितना भी उसमें ठूस ठूस के सैंड भरोगे, पानी डालेंगे तो वो अंदर चला जाएगा। चौक भी भरे रहोगे, कितना भी ठूस ठूस के पानी डालेंगे अंदर जाएगा। इट मीन्स जगह है तभी जा रहा है पानी, जगह नहीं होती तो पानी नहीं जाता, है ना भाई। इसका मतलब कि सॉलिड ने अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं किया, जगह थी। ठीक है, लिक्विड या क्या है भाई, ये फिल करता है कि नहीं करता है, बोलो भाई, करता है। लिक्विड ऑल्सो डू नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड भी अपने बर्तन को
कभी भी पूरी तरह से नहीं भर सकता है। और इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एक बार फिर से आपको ग्लास दिया, इस बार हमने आपको वाटर दिया और कहा भर दो जितना भरना है। आपने भर दिया, ऊपर से ड्रॉप 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 डाल के वो ग्लास के ऊपर ऐसे करके भर दिया आपने। ठीक। कहा सर अब तो इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने कहा कि भाई ये तो कह रहा है कि अपना कंटेनर कंप्लीटली फिल नहीं करेगा, मतलब खाली होगी जगह। तो हमने क्या किया, सॉल्ट ले लिया और सॉल्ट का एक पार्टिकल उठाया, उस ग्लास में डाल दिया, जाएगा अंदर। फिर एक उठाया, फिर डाला, सारे एक साथ डालोगे तो पानी बाहर गिर जाएगा। लेकिन अगर हम एक एक पार्टिकल करके सॉल्ट का डालते रहे उस ग्लास में, तो हम ढेर सारे पार्टिकल डाल सकते हैं। आखिर सॉल्ट कहां जा रहा है? अगर जगह नहीं होती तो सॉल्ट जाता ही नहीं, और अगर सॉल्ट जाता तो बदले में कुछ बाहर आना चाहिए था। अब हम कहते हैं कि जगह नहीं है, लेकिन सॉल्ट भी जा रहा है, बदले में कुछ बाहर भी नहीं गिर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो जगह थी, सॉल्ट उसी जगह में जाकर भूल गया कहीं, या फिर उसी जगह पे चला गया सॉल्ट, है ना। इसका मतलब लिक्विड भी अपने कंटेनर को कभी भी कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता। ठीक है, बट gases fill their complete container completely। क्या कह रहा है कि जो गैसेस है ना, वो अपने कंटेनर को पूरी तरह से भर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक बलून ले लेते, उसमें हवा भर देते, और हम आपको बलून देते, कहते हैं इस बलून के अंदर कुछ भी डाल के दिखाओ, शर्त यह है कि इससे हवा बाहर नहीं आनी चाहिए। पॉसिबल है क्या? बिना हवा बाहर है उसके अंदर कुछ डाल सकते हैं क्या? आप जैसे ही डालने के लिए उसके नोजल को ओपन करेंगे, पहले हवा बाहर आएगी। छोड़ दो, तुम्हारे घर पे गैस सिलेंडर होता है ना, मैं कह दूं उस गैस सिलेंडर में कुछ भी मुझे डाल के दिखा दो, बिना गैस बाहर निकले, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। बलून में हमने हवा भर दिया तो पॉसिबल नहीं है ना, बिना हवा बाहर निकले कुछ अंदर डालना। मतलब कंटेनर पूरी तरह से भरा हुआ है। अगर पूरी तरह से नहीं भरा होता तो हम कुछ भी डालते और वो अंदर चला जाता, बदले में कुछ बाहर भी नहीं आता, जैसे वाटर वाले में हुआ था। लेकिन यहां तो हम जैसे ही उसे खोल रहे हैं कुछ डालने के लिए, पहले गैस बाहर आ जा रही है। मतलब ये कंटेनर कंप्लीटली पूरी तरह से भरा। ठीक है, तो गैसेस सिर्फ एक ऐसे हैं जो अपने कंटेनर को पूरी तरह से भर देते, बाकी सॉलिड और लिक्विड अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं। ठीक। फिर क्या कह रहा है सॉलिड के बारे में? कुछ और चीजें कह रहा है। सॉलिड के पास होता है भाई हमारा फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का जो शेप और वॉल्यूम होता है ना, दोनों फिक्स होता है, बदल नहीं सकता। बदलेगा जब तक आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक नहीं बदलेगा। भाई ये सॉलिड है, इसका शेप फिक्स है, ये तभी बदलेगा जब हम बाहर से फोर्स लगा के इसको मोड़ेंगे तोड़ेंगे, तब बदलेगा, अपने आप तो नहीं बदलेगा। इसको कहीं भी रख दे इसी शेप में रहेगा। वॉल्यूम की बात करते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम? थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोई भी चीज जो कवर करता है, एरिया नहीं वॉल्यूम कहेंगे हम उसे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, जिसे आप कहते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में हमने जो स्पेस कवर किया उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो भाई इसको हम कहीं भी रखेंगे हमेशा इतना ही स्पेस कवर करेगा, ऐसा तो नहीं कि इससे ज्यादा जगह कवर कर लेगा, इतना ही करेगा, है ना। तो शेप और वॉल्यूम हमारे सॉलिड का क्या होता है? फिक्स होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड, लिक्विड के पास क्या होता है? लिक्विड के पास सिर्फ फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, शेप फिक्स नहीं होता। एक एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या किया, एक वाटर बॉटल लिया 2 लीटर्स का, ठीक है, एक वाटर बॉटल लिया 1 लीटर का, और एक बॉटल लिया हमने 5 लीटर का। ठीक, सब में 1 2 3 4 5 सारी मार्किंग। 1 लीटर में आपने पानी भर दिया, वॉल्यूम कितना आपने कह दिया कि हमारा वॉल्यूम है 1 लीटर। ठीक, उस पानी को हमने बाल्टी में डाल दिया। 20 लीटर की हमारे पास एक बाल्टी थी, उसको हमने क्या कर दिया? बाल्टी में डाल दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि वो 1 लीटर का पानी बाल्टी में डालोगे तो हाफ लीटर तक चला जाएगा या 2.5 तक चला जाएगा। 1 लीटर की जो मार्किंग है वहीं तक वो वाटर जाएगा, यानी वॉल्यूम अभी भी हमारा क्या होगा? 1 लीटर ही होगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, शेप बदल जाएगा। बॉटल में डालेंगे बॉटल के शेप का, जग में डालेंगे वाटर जग का शेप ले लेगा, है ना। फ्लोर पे डालेंगे फ्लोर के शेप में आ जाएगा लिक्विड तो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। क्या फिक्स होता है? खाली वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता। और अगर गैसेस के बारे में बात करें तो नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम,
गैसेस का न शेप फिक्स होता है न वॉल्यूम फिक्स होता है। शेप का एग्जांपल पहले मैं दूंगा, फिर वॉल्यूम का आप बताएंगे मुझे। शेप का एग्जांपल, बलून लेते हैं, ढेर सारे आपने अलग अलग शेप वाले बलून देखे होंगे। कुछ हार्ट शेप वाले होते हैं, कुछ ऐसे लॉन्ग लंबे से होते हैं ना, कुछ ऐसे सर्कुलर होते हैं। सब में हवा भरते हैं हम, सब अलग अलग शेप में आ जाते हैं। हार्ट वाला हार्ट के शेप में आ जाएगा, गोल वाला जब वो गोल सा शेप में, तो शेप तो बदल रहा है हमारे, यानी शेप तो फिक्स नहीं है, तो हमें समझ में आ गया। वॉल्यूम का कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है क्या, एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या कि सेम वॉल्यूम कभी ज्यादा कभी कम? एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुनिए। आपके घर पे एलपीजी यूज होता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कितना उसमें गैस होता है? अप्रॉक्स 14.2 से 14.8 केजी के बीच में उसमें गैस होता है। मान लेते हैं चलो 14.2 केजी, ठीक है। तो हमने 14.2 केजी का एक सिलेंडर लिया, उसका वॉल्यूम कितना है? इतना, इतना ही गैस है उसमें, इतना ही है ना भाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? थ्री डायमेंशनल स्पेस जो हमने कवर किया उसे हम क्या कह रहे हैं? वॉल्यूम कह रहे हैं। हमारा जो सिलेंडर है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस इतना ही कवर करेगा, कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में हम बात कर ले तो इतना ही करेगा। यानी हमारे 14.2 केजी गैस का वॉल्यूम कितना है? इतना है, ठीक है। वो सिलेंडर को हमने इस क्लासरूम में लेके आए, सारी खिड़की दरवाजा सब कुछ बंद किया, नोजल खोल दिया, सारा गैस बाहर निकलने दिया। अब वो 14.2 केजी गैस कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है? पूरा क्लासरूम कवर करे। गैस तो उतना ही है ना भाई, बढ़ाया तो नहीं हमने। 14.2 केजी था पहले, वॉल्यूम सिर्फ इतना था, अभी वॉल्यूम क्या हो गया? इतना ज्यादा हो गया। तो वॉल्यूम भी इसका बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो गैसेस होते हैं ना, उनका शेप और वॉल्यूम दोनों में से कोई भी चीज फिक्स नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर क्या कह रहा है? सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, या फिर अगर कंप्रेस होगा भी तो बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता। कंप्रेस मतलब दबाना, है ना। भाई कैसे दबाओगे? पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं है, थोड़ी सी तो जगह होगी, वैसे ये टाइटली पैक्ड है, और कितना तुम उसे कंप्रेस कर लोगे? थोड़ा सा। इन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा दूरी है, ये ज्यादा कंप्रेस किए जा सकते हैं, और इनके बीच में तो बहुत ज्यादा दूरी है, तो बहुत ज्यादा कंप्रेस किए जा सकते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है? सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, कैन बी कंप्रेस्ड। और इसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं गैसेस जो होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं भाई? हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा घटाया जा सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं हमारे गैसेस, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, कह रहा है हमारा जो सॉलिड है ना, इसमें हमारा एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। पता है क्या किसी को? हमारा जो सॉलिड है ना, इसमें बड़ा स्लो डिफ्यूजन होता है, बहुत स्लो डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज डिफ्यूजन? ओके, कह सकते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली हम डिफ्यूजन की बात करें तो हायर कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन की हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का आपस में क्या हो जाना? मिल जाना। किस वजह से? ड्यू टू दियर रैंडम मोशन। हमने क्या कहा था पार्टिकल की प्रॉपर्टी में? कहा था ना कि पार्टिकल हमेशा मूव करता रहता है, तो भाई जब मूव करता रहेगा तो वो आपस में मिक्स भी होगा। भाई हमने क्या किया, इधर 10 बच्चे ले लिए रेड कलर के यूनिफॉर्म में, 10 बच्चे ले लिए हमने येलो कलर के यूनिफॉर्म में, सबकी आंखों पे पट्टी बांध दिया, हमने कहा मूवमेंट करो। अच्छा, डिफ्यूजन में जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है ना, उसे हम उसको एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा जाता है। उस मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। कौन सा मोशन कहते हैं? ब्राउनियन मोशन, या फिर इसे जिगजैग मोशन भी कहीं कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ब्राउनियन मोशन का मतलब ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल के मूवमेंट का कोई पैटर्न या कोई डायरेक्शन नहीं होता, कभी भी कहीं भी किधर भी मूव कर सकता है, इसे हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो भाई 10 बच्चे रेड में, 10 बच्चे येलो यूनिफॉर्म में, सबकी आंखों पे हमने क्या कर दिया? पट्टी बांध दिया, और बाद में ब्राउनियन मोशन करना है, यानी चलते रहना है, रुकना नहीं है, चलते रहना पार्टिकल की तरह। 5 मिनट बाद सारे मिल जाएंगे, रेड और येलो वाले सब आपस में मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे। तो वैसे ही इसी प्रोसेस या इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है।
क्या कहते हैं इसे हम? डिफ्यूजन कहते हैं। तो कह रहा है कि हमारा जो सॉलिड है ना, इसमें डिफ्यूजन बड़ा स्लो होगा, लिक्विड में डिफ्यूजन जो होता है वो फास्ट होता है, और गैसेस में हमारा डिफ्यूजन जो होता है वो सबसे तेज होता है, यानी फास्टेस्ट होता है। क्यों होता है? देखिए, देखो भाई, सॉलिड के पार्टिकल्स बड़े पास पास है और भीड़ है, तो क्या ये ज्यादा तेज चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे ना। जब मूवमेंट स्लो होगा तो मिक्सिंग भी स्लो होगी, धीरे धीरे चलेंगे तो धीरे धीरे मिलेंगे। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा तेज चल सकते हैं, ज्यादा तेज चलेंगे ज्यादा जल्दी मिलेंगे। गैसेस का पार्टिकल बहुत दूर दूर है ना, ये और फास्ट मूवमेंट करेंगे, ये और ज्यादा समय लेंगे। ठीक है, सॉरी, और जल्दी ये क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। एक एग्जांपल तीनों के केस में मैं आपको देता हूं। शुरुआत करूंगा गैसेस से। गैसेस की बात करते हैं। इस क्लासरूम में हमने क्या किया? एक कॉर्नर पे अगरबत्ती जला दी, परफ्यूम स्प्रे कर दिया। आपके नाक तक उस स्मेल को या उस फ्रेग्रेंस को जाने में ज्यादा से ज्यादा समय 20 to 30 सेकेंड्स लगेगा, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, है ना। गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, उनका मूवमेंट बहुत फास्ट था, और वो फटाफट क्या हुए? एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, और इस कोने से उस कोने तक वो फ्रेग्रेंस 20 से 30 सेकेंड्स में पहुंच गया। सबसे ज्यादा फास्ट डिफ्यूजन हो रहा है। लिक्विड की बात करते हैं भाई। हमने क्या कर लिया? पानी ले लिया, उसमें 2 ड्रॉप इंक डाल दिया रेड कलर का, और छोड़ दें। उस पूरे पानी को रेड होने में मिलाना नहीं है, छोड़ देना, खुद से डिफ्यूजन होना चाहिए। ठीक है, उस पूरे वाटर को कंप्लीटली रेड होने में 1 मिनट का समय लगेगा, 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट लग सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट तो यहां भी हो रहा है, लेकिन पार्टिकल्स इसके कंपैरिजन में थोड़े से पास पास है, तो मूवमेंट क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। और स्लो मूवमेंट होने का मतलब है हमारा डिफ्यूजन भी स्लो होगा, मिक्सिंग भी हमारी क्या हो जाएगी? स्लो। ठीक, सॉलिड की बात करते हैं। इसके पार्टिकल्स तो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, इतने पास पास इनके डिफ्यूजन तो हमें दिखता ही नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपने देखा भी कभी, आयरन के 2 पीसेस लीजिए, उन दोनों के एक दूसरे से कुछ इस तरीके से लगाइए और बांध दीजिए, उन्हें टाई कर दीजिए। टाई करके उन्हें 3 से 6 महीने तक छोड़ दीजिए। क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, इसका डिफ्यूजन बहुत स्लो होगा। लेकिन हाँ, 6 महीने बाद जब उसे खोल के अलग करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे वो आपस में चिपक गए कुछ इस तरीके से, और वो जल्दी अलग नहीं होंगे। ये आपने देखा भी होगा, अगर आपके घर के बाहर कहीं टिन या लोहे का कचरा या ट्रैश पड़ा होता है, 2-4 महीने तक हम उसको ऐसे उठाते हैं तो उसके नीचे वाली चीज उससे चिपक के उठ जाती है। कभी देखा होगा, 3-4 महीने तक चीजें ऐसे बाहर छोड़ देते हैं। तो इसमें भी वो डिफ्यूजन ही रहा है, लेकिन बहुत स्लो डिफ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इसको 3 से 6 महीने का टाइम लग गया। पार्टिकल्स बहुत क्लोज है ना, तो मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर हो रही है, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो सॉलिड में डिफ्यूजन सबसे धीरे होगा, लिक्विड में उससे फास्टर होगा, और गैसेज में सबसे फास्ट। क्लियर? आई थिंक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे चल के हमें कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो इसलिए हमने आपको सारी प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे डिस्कस करी। देखिए क्या कह रहा है, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई दैट वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। कह रहा है रूम टेम्परेचर पे वाटर जो है वो क्या है? लिक्विड। जस्टिफाई करिए। अच्छा, एक प्रॉपर्टी रह गई थी, अभी बता दे रहा हूँ, लिक्विड की बात आई तो याद आ गया। सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है, ठोस होता है। इट डज नॉट फ्लो, ये एक जगह से दूसरी जगह तक बहता नहीं है। लिक्विड और गैसेस ये दोनों फ्लूइड कहे जाते हैं। फ्लूइड मतलब फ्लो करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह तक क्या होंगे? बह के चले जाएंगे, है ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप प्रूव करिए, कैसे आप बताएंगे कि रूम टेम्परेचर पे वाटर जो है वो लिक्विड है? भाई, लिक्विड की 3-4 प्रॉपर्टीज इसमें चेक कर लेंगे, इसको बॉटल में भरेंगे, फिर जग में भरेंगे, फिर कहीं और भरेंगे, हम देखेंगे बार बार इसका शेप बदल रहा है। हम कहेंगे रूम टेम्परेचर पे वाटर जो उसका शेप फिक्स नहीं है भाई, और लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स है। तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता और वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। तो इस प्रॉपर्टी से कंपेयर करके हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारा जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। डेंसिटी बहुत ज्यादा है, शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, तो भाई सॉलिड होगा ही होगा। ठीक है, 3 रीजन दे दिए हमने, तो 2 ही पूछा गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता देंगे। Now we can easily move our hand in air, but not the same through solid block of wood. We need a karate expert. Give the reason. ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। कह रहा है कि अगर हमें हवा में ऐसे हाथ घुमाना हो तो हम बड़े आराम से घुमा लेते हैं, है ना।
लेकिन यही अगर हमें किसी सॉलिड चीज पे हाथ घुमाना हो, ईंट पे मारना हो, सैंड के अंदर हाथ डाल के ऐसे घुमाना हो, तो इतना आसान नहीं होता हमारे लिए। सैंड तो दूर की बात है भाई, वाटर के अंदर में हम इतनी आसानी से अपना हाथ नहीं घुमा सकते, वाटर के अंदर भी ऐसे डाल। तो ऐसा क्यों होता? कोई बताएगा आप में से ऐसा क्यों होता है? डेंसिटी हाई है सॉलिड में। डेंसिटी हाई मतलब पार्टिकल्स बहुत पास पास है, और अगर पार्टिकल्स पास पास हैं तो आपके हाथ को मूवमेंट करने की जगह देंगे नहीं ना वो। फिर आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उन पार्टिकल्स के बीच से अपने हाथ को मूवमेंट करने के लिए। तो हायर डेंसिटी एंड हायर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से हम उनके अंदर आसानी से हाथ को मूवमेंट नहीं करा सकते सॉलिड या लिक्विड में, जबकि गैसेस में बड़े आराम से मूवमेंट करा सकते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके, यहाँ एक और क्वेश्चन है। अ फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, व्हिच वन ऑफ देम फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट? कह रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से हमने एलिमेंट्स को या सब्सटेंस को क्या किया है, अरेंज किया है। आपको बताना है इनमें से सबसे सही कौन है। तो भाई सीधी सी बात है, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा वो सॉलिड स्टेट में होगा, उससे कम वाला लिक्विड में होगा, और सबसे कम वाला क्या होगा? गैस में। तो सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट होना चाहिए या गैस लिक्विड सॉलिड स्टेट होना चाहिए हमारा? देखते हैं जरा। पहला कह रहा है वाटर एयर विंड, ठीक है। दूसरा कह रहा है एयर सुगर ऑयल, ऑक्सीजन वाटर सुगर सॉल्ट जूस एयर। बताइए भाई, टी होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो टी कैसे हुआ जरा बताएंगे मुझे? क्वेश्चन भी पढ़ा करो ना। ठीक है, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन लग रहे हैं हमें, ठीक है, लेकिन यहाँ इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, यानी सबसे पहले कम वाला होगा, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर वो सबसे कम किसका होगा? गैस का होगा ना भाई। गैस की डेंसिटी सबसे कम होनी चाहिए, तो सबसे पहले ऑक्सीजन है, फिर वाटर है, फिर शुगर है। हाँ, यही अगर डिक्रीजिंग कह दिया होता तो हमारा क्या होता? डी होता, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस चल रहा है। लेकिन इंक्रीजिंग कहा है तो क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो गैसेस होते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको तीन प्रॉपर्टी बताई है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है जो आप पार्टिकल्स के बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये वाला सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है? डाइवर इज, वही सवाल जो हमने थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किया था कि अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? एक डाइवर है, एक स्विमर है, जो आसानी से पानी को हाथ से ऐसे काट सकता है, तो ये वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स दूर रहो, डेंसिटी क्या है हमारी? बहुत कम। कम डेंसिटी है, आसानी से हाथ मूव कर लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन के बारे में तो डिस्कस किया था हम लोग। ठीक है, लास्ट वाला, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर? अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया था, तो उसको दोबारा हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन कह रहा है, सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट and found that gas can be liquefied under specific condition of temperature and pressure। कह रहा है ना कि अब सीमा जो है, छोड़ो इसको, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी नहीं। कब पढ़ेंगे? जब ये टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे कि ये क्या होता है और कैसे कन्वर्जन करते हैं हम लोग, तब जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे क्वेश्चन थे उनके बारे में। क्यों कन्वर्जन का क्वेश्चन सभी डाल दिए हैं? कंटेंट ठीक है, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। व्हाट टाइम? व्हाट टाइम? टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर मींस कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे हम लोग। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की बात भी करोगे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में टेम्परेचर की तीन यूनिट होती हैं। कौन कौन सी? केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? व्हाट इज एसआई यूनिट? पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज एसआई यूनिट? बोले भाई, ये एसआई यूनिट क्या होता है?
स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट तो फुल फॉर्म हुआ ना, इसका मतलब बताओ मुझे। अरे बहुत पढ़ा होगा, क्लास 6-7 से पढ़ रहे हो। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, इसका ऐसा यूनिट ये होता है, उसका ऐसा यूनिट ये होता है। ये ऐसा यूनिट है क्या? तो टेम्परेचर को तो हम 3 यूनिट में मेजर कर सकते हैं, केल्विन में भी, डिग्री सेल्सियस में भी, और फ़ारेनहाइट में भी। देखिए एसआई यूनिट क्या होता है समझिए। एसआई यूनिट कह रहे हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। मतलब ये एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें बोला कि तुम जाओ मार्केट से ना अपने लिए शूज खरीद के लेके आओ, तो कितने नंबर का शूज खरीदेंगे सर आप अपने लिए? 7 नंबर। आप सर? 6, 7, 8। ठीक है। फिर हम लोग ना एक बार ऐसे ही चलते हैं, फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे, और कभी यूएसए, यूके, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम चलते हैं। और वहां आप जाओगे शॉप पे और कहोगे कि सर मुझे 7 नंबर का शूज दे दीजिए, तो वो कहेंगे पागल है क्या ये? क्योंकि वहां शूज का जो नंबर होता है वो 7, 8 नहीं होता, 28, 30, 32 ये होते। अब भाई प्रॉब्लम है सर, हम तो 7 नंबर पहनते हैं, 28 कैसे पहनेंगे? पहनेंगे ऐसे कि आप जो 7 नंबर यूज करते हैं वो इंचेस के लिए हिसाब से होता है, वो जो 28, 30 यूज करते हैं वो सेंटीमीटर के हिसाब से होता है। बात वही पड़ेगी। वैसे थोड़ी कि उनका 28 इतना बड़ा होगा, उनका 28 भी आपके 7 या 6 नंबर के बराबर ही होगा, बट वो सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, आप इंच में नाप रहे हो, तो कंफ्यूजन है ना भाई। हमने कहा तुम्हारे शूज का साइज क्या, हमने कहा 7 नंबर, वो कहेगा यार 7 सेंटीमीटर के इसका पैर है, हमारे यहाँ तो 28 सेंटीमीटर का पैर होता है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो किया क्या गया, हर एक चीज के मेजरमेंट के लिए हमने इंटरनेशनल यानी ग्लोबल लेवल पे पूरे वर्ल्ड के लिए एक यूनिट फिक्स की गई कि जब भी आप लेंथ की बात करेंगे, अपने कंट्री में आप भले किलोमीटर में बात कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री में माइल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन जहां हम सारे कंट्री वाले बैठे होंगे, इंडिया वाला, इंग्लैंड वाला, जर्मनी वाला, फ्रांस वाला, वहां पे अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो सभी लोग एक ही यूनिट यूज करेंगे, और वो क्या होगा? मीटर। कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा वहां पे। फिर बात समझ में आ रही है क्या? अब तुम जाके अपने घर पे मीटर को माइल्स में बदल लेना, हम अपने घर पे जाएंगे, हम मीटर को किलोमीटर में बदल के अपने हिसाब से समझ लेंगे। तो एक सिंगल यूनिट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है किसी चीज के मेजरमेंट के लिए, उसे हम एसआई यूनिट कहते हैं, और हर एक मेजरेबल क्वांटिटी का एक एसआई यूनिट होता है। हमारे टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन। ये क्या है? हमारा टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। ठीक है। हमें जानना है कन्वर्जन के बारे में। ठीक। कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट टू केल्विन, केल्विन टू फ़ारेनहाइट। इतने तरीके के कन्वर्जन्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है। शुरुआत यहां से करेंगे। एबीसीडी तो सबको आता होगा भाई, आता है नहीं आता? तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन का जो रिलेशनशिप है ना, वो है 273.15 का। कई जगह पे आपको पॉइंट नहीं दिखेगा, सिंपली 273 दिख जाता है, बट अगर एग्जैक्ट वैल्यू की हम बात करें तो क्या होता है? 273.15। ठीक है। देखो याद कैसे करना, याद नहीं करना, समझ लो एक बार, फिर नहीं भूलोगे, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। एबीसीडी आता है ना? सी ये किसके लिए है? डिग्री सेल्सियस के लिए। ये के किसके लिए? केल्विन के लिए। जब तुम्हें सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो हम सी से किसकी तरफ जा रहे हैं? के की तरफ। बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। कोई भी चीज तब बढ़ेगा जब उसमें हम क्या कर दें? एडिशन कर दें। यानी डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो आप 273.15 उसमें क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। जैसे हमने आपसे कहा कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा, तो आपने कहा कि सर 25 प्लस 273.15 दैट इज इक्वल टू 298.15 केल्विन हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? वही कह रहा है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो घट रहा है, के से सी की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा? माइनस होगा। कितना माइनस होगा? सेम वैल्यू, -273.15। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन?
और ये 1 2 3 4 इन चारों कन्वर्जन के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या कह रहा है, देखिए फॉर्मूला कह रहा है एफ यानी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस 32। ये फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। अच्छा देखो, अगर डिग्री सेल्सियस दिया उसकी वैल्यू रखेंगे फ़ारेनहाइट मिल जाएगा, अगर फ़ारेनहाइट दिया इसकी वैल्यू रखेंगे तो डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। यहां से दोनों कन्वर्जन इसी फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट हो गया, फ़ारेनहाइट से क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया। अब फ़ारेनहाइट से केल्विन और केल्विन से फ़ारेनहाइट, सुनो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होगा, पहले क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को किस में बदलेंगे, डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस से तो केल्विन आराम से कर सकते हैं हम, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट को किस में बदला, डिग्री सेल्सियस में बदला, और डिग्री सेल्सियस से फिर हम कहां चले गए, डिग्री सेल्सियस को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, केल्विन में कर लिया। भाई अगर केल्विन दिया हो फ़ारेनहाइट में करना हो तो केल्विन को किस में करेंगे, डिग्री सेल्सियस में करेंगे, और फिर डिग्री सेल्सियस से किस में कन्वर्ट देंगे, फ़ारेनहाइट में कर देंगे, इस फॉर्मूले से। बात समझ में आ रही है क्या, एक कन्वर्जन देख लेते हैं, ठीक है, एक कन्वर्जन देख लेते हैं। कह रहा है कि आपको एक टेम्परेचर दिया गया 75 डिग्री सेल्सियस, कह रहा है भैया इसे फ़ारेनहाइट में बदल के बताओ जरा फटाफट, तो कितना होगा, करो कन्वर्ट, अरे कॉपी पेन लेके बैठा करो। क्या फॉर्मूला बोला मैंने, एफ इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस 32। 75 क्या है, डिग्री सेल्सियस है, सी की जगह पे क्या रख देना है हमें, 75 रख देना है। भाई चलिए रख के देख लेते हैं, 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 75 प्लस 32, 15 टाइम्स में चला जाएगा ये 5 से, ठीक है, 15 इंटू 9 135 प्लस 32 कितना हो गया भाई, 167 फ़ारेनहाइट। अच्छा एक टेम्परेचर ऐसा होता है जब फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों की वैल्यू सेम होती है, किसी को पता है क्या, रख के देखो जरा तो। चलो मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में करना है, एफ इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 32, ये पूरा 0 हो गया, 0 प्लस 32 यानी एफ इज इक्वल टू 32 आ रहा है, 32 आ रहा है। सेम होता है, जितना डिग्री सेल्सियस उतना ही फ़ारेनहाइट, सिर्फ एक ही टेम्परेचर होता है ऐसा, कौन सा, -40। कन्वर्ट करके देखिए, डिग्री सेल्सियस को -40 रख के सॉल्व करेंगे, फ़ारेनहाइट भी क्या आएगा हमारा, -40 ही आएगा, देख लीजिए कन्वर्ट करके, ठीक है। सो -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम हो। अच्छा आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है, कौन सी यूनिट में किया जाता है आपको पता है, कौन सी यूनिट में, फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस मत बोल देना गलती से, बुखार आता है तो हम क्या कहते हैं, 102 बुखार है, अरे 102 हमारे बॉडी का टेम्परेचर कभी जाएगा क्या डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस तो पानी बॉयल हो जाता है, उससे ज्यादा थोड़ी हमारे बॉडी का टेम्परेचर जाएगा, क्यों। तो फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर जो आप मेजर करते हैं ना बॉडी टेम्परेचर अपना, वो क्या होता है हमारा फ़ारेनहाइट में, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में अगर आप बात करेंगे तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में करते हैं तो 95 98 फ़ारेनहाइट के आसपास हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर सभी को, कोई कंफ्यूजन, याद रखेंगे ये दोनों चीजें, कल इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। कल का हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हमें पता है कि हम टेम्परेचर की मदद से आसानी से मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, बढ़ाएंगे घटाएंगे सॉलिड लिक्विड गैस में। दूसरा हमारा प्रेशर होता है, तो कैसे चेंज होता है और उन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम लोग जो है अगली क्लास में इसके बारे में डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू क्लास।